वित्त वर्ष 2023 में पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक्री का आंकड़ा 1 मिलियन यानी 10 लाख के पार निकला है। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 11,65,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री दर्ज की गई है। पर इसके बावजूद भारत में वित्त वर्ष 2023 में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इनकी बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर रही है। कच्चे तेल की कीमतें अगस्त 2022 के बाद $100 के ऊपर नहीं गई हैं, बावजूद इसके कि ओपेक प्लस देशों की ओर से क्रूड उत्पादन में बड़ी कटौती की गई है। ऐसे में क्या तेल गैस सेक्टर में और खासकर तेल मार्केटिंग कंपनी के शेयरों में निवेश करना सही होगा? अगर हां, तो फिर कौन सी कंपनियां निवेश के नजरिए से बेहतर हैं? नमस्कार, स्टॉक्स मुकाबला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और आज हमारा फोकस रहेगा दो दिग्गज तेल मार्केटिंग कंपनियों पर। तो IOC और BPCL के बीच होगा आज का स्टॉक्स मुकाबला। तो आपको पता चल गया कि आज का मुकाबला दो तेल मार्केटिंग कंपनियों के बीच में होने वाला है, लेकिन IOC और BPCL की जो तुलना है, जो किन पैरामीटर्स पे इनको हम जज करेंगे, इनका आंकलन किया जाएगा, वो पैरामीटर्स सबसे पहले आपके सामने रखते हैं, जिसके बेसिस पे हम आज का मुकाबला करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कंपनियां किस कारोबार में हैं। जब हम कारोबार की बात करेंगे तो हम आपको इनकी जो कैपेसिटी है, चाहे वो रिफाइनिंग की बात हो, चाहे वो तेल मार्केटिंग की बात हो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना बड़ा है, उन सब की बातचीत करेंगे। और उसके साथ साथ अब ये कंपनियां अपने जो कारोबार है उसको किस तरह से शिफ्ट कर रही हैं, आगे किस तरह से अपने कारोबार को एक्सपैंड करने के बारे में या तो फिर डीकार्बनाइज करने के बारे में सोच रही हैं, उसकी बात हम आगे की तैयारी में करेंगे। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, इसमें हम आपको पूरा पास्ट और साथ ही साथ जो आगे को लेकर रणनीति बना रही है कंपनियां, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में बात होगी कि इन कंपनियों में कौन कौन सी कंपनियां निवेशित हैं। जाहिर सी बात है, दोनों सरकारी कंपनियां, तो सरकार का कितना हिस्सा है, संस्थागत निवेशक कितना होल्ड करते हैं, इन कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन किस तरह का रहा है, अभी तक कैसा परफॉर्म किया है, मुनाफे की ग्रोथ किस तरह की देखने को मिली है, उसके बेसिस पर शेयरों ने किस तरह से परफॉर्म किया है, रिटर्न किस तरह के रहे हैं, और इसकी तुलना हम इनके जो बेंचमार्क इंडेक्स है, BSE तेल गैस इंडेक्स है, उसके साथ भी करेंगे। 5 साल में कौन सा ऐसा अहम इवेंट रहा है जिसने सबसे ज्यादा खराब और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स में करके दिया है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ब्रोकर्स की क्या राय बन रही है इस पूरे स्पेस को लेके। हमने सिनेरियो तो समझ लिया कि फिलहाल EV की बिक्री काफी ज्यादा बढ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल की बिक्री काफी मजबूत है, रिकॉर्ड स्तरों पर है। ब्रोकर्स क्या राय रख रहे हैं, इन शेयरों के वैल्यूएशन किस तरह के है, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। और आखिर में हम एक एक्सपर्ट से राय लेंगे और फिर हम इस मुकाबले के नतीजे पर पहुंचेंगे। जब एक्सपर्ट की बात हुई है तो पहले आपको बता देते हैं कि आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हैं कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च श्रीकांत चौहान जी, और उनकी राय लेंगे और फिर इस मुकाबले का विजेता घोषित करेंगे। श्रीकांत सर, मनी 9 पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया आपने आज अपना समय निकाला। धन्यवाद संदीप। देखिए, अगर ऐसे शो अगर रहेंगे जो स्पेसिफिक टू द पॉइंट रहेंगे तो मुझे लगता है कि उसका बेनिफिट हमारे ऑडियंस के लिए एक काफी बड़ा होता है, क्योंकि अभी जो अवेयरनेस है मार्केट में वो काफी बढ़ती जा रही है। और मैंने देखा है कि बिकॉज ऑफ अवेयरनेस लोगों का ये जो सोशल मीडिया है या प्लेटफॉर्म है वहां पे फोकस बढ़ते जा रहा है, एंड दे आर लाइक जस्ट कीप ट्रैकिंग कि कौन से सेक्टर, कौन से कंपनीज के बारे में कौन क्या बोल रहा है करके। और वहां पे अगर आपके जैसे अगर जो एक्सपर्ट्स अगर वो अपने व्यूज अगर रख रहे हैं और भी मार्केट के एक्सपर्ट्स को बुला के, तो मुझे लगता है कि इसका फायदा काफी बड़े स्केल पे ऑडियंस को हो सकता है, दर्शकों को हो सकता है। चलिए, तो इन पॉजिटिव कमेंट्स के साथ सर, श्रीकांत सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सपर्ट तो नहीं, हम एंकर करने की कोशिश करते हैं और एंकरिंग के जरिए हर वो जो पहलू है, जो रिसर्च के एक जो अच्छे पॉइंट्स होते हैं, वो हम अपने दर्शकों के सामने रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी जो निवेश की रणनीति है वो तैयार कर सकें। तो सबसे पहले जो 9 पैरामीटर्स आज मनी 9 ने तैयार किए हैं इस मुकाबला के लिए, उसका जो पहला पॉइंट है वो है कारोबार का, यानी कि इन दोनों कंपनियां IOC और BPCL के कारोबार किस तरह के हैं। देखिए, ये रिफाइनिंग कंपनियां हैं, कच्चे तेल को प्रोसेस करती हैं, उनको रिफाइन करती हैं और उसके बाद पेट्रोल, डीजल, ATF जैसे जितने भी उत्पाद बनते हैं, केरोसिन हुआ, उनको ये कंपनियां बेचती हैं, उनकी मार्केटिंग करती हैं, जिस वजह से इनको तेल मार्केटिंग कंपनियां कहा जाता है। तो रिफाइनिंग संख्या की जहां तक बात है, जो इनकी रिफाइनरीज हैं, IOC अगर आप देखेंगे तो देश की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी है। रिफाइनिंग कैपेसिटी की जहां तक बात है तो मार्केट शेयर इनका 32% का, तो उससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्केल है इस कंपनी का, इसीलिए इसको सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग और रिफाइनिंग कंपनी कहा जाता है। 9 रिफाइनरीज हैं इनके पास भारत भर में, जिसके जरिए इनकी जो रिफाइनिंग क्षमता है वो 70 MMTPA है, यानी मिलियन मीट्रिक टन पर एनम की है।
जहां तक आप बीपीसीएल की बात करें तो इनकी जो रिफाइनरीज है वो तो आपको 1/3 नजर आएंगी, यानी कि 9 के मुकाबले केवल 3 ही है, लेकिन इनकी जो रिफाइनिंग क्षमता है आईओसी के मुकाबले आधी है, यानी कि बावजूद इसके कि रिफाइनरीज इनके पास केवल 3 ही है, लेकिन 35 MMTPA की इनके पास रिफाइनिंग क्षमता है। आईओसी का मार्केट शेयर आप देखेंगे रिफाइनिंग का आपको 32% का नजर आएगा। बीपीसीएल के केस में आप देखेंगे 14% का ही आपको रिफाइनिंग का जो मार्केट शेयर है वो नजर आएगा। अब जरा इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, केरोसिन ये सब अपनी रिफाइनरीज में प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद उसकी मार्केटिंग होती है। तो पेट्रोल पंप्स पे जो पेट्रोल और डीजल की बिक्री होती है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें आप देखिए इंडियन ऑयल के पास 34,000 से ज्यादा आपको पेट्रोल पंप्स नजर आएंगे, तो आपको समझ आएगा कि कितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनका देश भर में। बीपीसीएल की जहां तक बात है तो इनके पास भी 20,000 से ज्यादा जो पेट्रोल पंप्स हैं इनके पास अभी भी मौजूद है। मार्केट कैप से आपको इस चीज का अंदाजा लगेगा कि कितना बड़ा स्केल है, उसके सामने मार्केट किस तरह से इनको वैल्यू कर रहा है। 1,11,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप आपको आईओसी की नजर आएगी और बीपीसीएल के केस में अगर आप देखें तो 75,000 करोड़ रुपए की जो मार्केट कैप है वो आपको बीपीसीएल की नजर आएगी। हायर लेवल से अगर आप देखें तो दोनों ही स्टॉक्स काफी ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं। एक समय बीपीसीएल के निजीकरण की बातचीत चल रही थी, यानी कि सरकार अपना पूरा हिस्सा बेचने की योजना बना रही थी। उस समय हम देख रहे थे कि 450-500 रुपए के आसपास भी स्टॉक ट्रेड करता था, लेकिन अब अगर आप देखेंगे जिस तरह से हाल फिलहाल क्रूड की कीमतें बढ़ी हैं उसका जो इंपैक्ट है इन दोनों कंपनियों के शेयरों पर देखने को मिले, जिस वजह से आप देख रहे हैं फिलहाल इनकी जो मार्केट कैप है आपको काफी कम नजर आएंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए फिर भी इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि आईओसी देश की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी है और बीपीसीएल के मुकाबले आप देखेंगे तो कम से कम 25 से 30% के आसपास का मार्केट कैप के लिहाज से और रिफाइनिंग के लिहाज से तो आप देखेंगे 2 गुना ज्यादा बड़ी कंपनी आपको नजर आएगी। कारोबार की जहां तक बात है तो रिफाइनिंग और उसके साथ साथ जो तेल मार्केटिंग का ये कारोबार करते हैं, उसके अलावा अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से इन कंपनियों ने जो तेल गैस के ब्लॉक्स हैं जिन्हें हम ईएनपी कारोबार भी कहते हैं, तेल गैस उत्पादन का कारोबार कहते हैं, वहां पे भी अपना एक्सपोजर बनाया है। ये एक तरह से एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, या ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि ये कच्चा तेल प्रोसेस करते हैं, उनको रिफाइन करते हैं, उसके बाद ये पेट्रोल डीजल बनाते हैं, तो एक तरह से अपने जो रॉ मटेरियल सोर्सिंग है वो भी आप सुनिश्चित करने के लिए इन कंपनियों ने ये कदम उठाए हैं। आईओसी की अगर आप बात करें तो इनके पास 20 घरेलू और विदेशी तेल गैस ब्लॉक्स का पोर्टफोलियो है। तेल गैस पोर्टफोलियो विस्तार पर इनका लगातार फोकस रहा है। अपना जो पोर्टफोलियो ये एक्सपैंड करते रहे हैं। तेल गैस इनका निकालना कारोबार नहीं है, इनका कारोबार उसको रिफाइन करना, उसको बेचना है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना जो कारोबार है उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए अपना जो रिस्क है, क्योंकि जो रिफाइनिंग होता है और जो तेल मार्केटिंग होता है काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है, पैसा बहुत ज़्यादा उसमें खर्च होता है। तो उस लिहाज से देखा जाए किसी भी कारोबार का जो रिस्क होता है, जो जोखिम होता है, उसे कम करने के लिए या कारोबार के डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको दूसरे कारोबारों में निवेश करना होता है, और वैसा ही आप देखें आईओसी और बीपीसीएल ने किया भी है। अगर आप आईओसी के केस में देखें, जो 20 घरेलू तेल गैस ब्लॉक्स का इनका जो पोर्टफोलियो है पूरा ईएनपी का, उसमें वित्त वर्ष 2022 में आप देखेंगे तो उत्पादन में करीब 10% के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी। 4.25 MMTOE यानी मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट के आसपास। ऑयल इक्विवेलेंट मतलब तेल और गैस मिला के जब हम देखते हैं तो उसे ऑयल इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो इतना उत्पादन का जो शेयर है इनके पास कहीं ना कहीं आता हुआ दिखा था। ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा कि इनको तेल मार्केटिंग कंपनियां बोला जाता है। रिफाइनिंग करती हैं, तेल की मार्केटिंग करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ तेल गैस का जो उत्पादन है उसमें भी इन्होंने एक्सपोजर ले रखा है। ये उत्पादन नहीं करते हैं, लेकिन हाँ किन्हीं ब्लॉक्स में इन्होंने इक्विटी ले रखी है, यानी वहां पे हिस्सेदारी ले रखी है जहां से इनको उतना शेयर मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रखा है, कारोबार को डाइवर्सिफाई कर रखा है, या तो फिर अपना जो रिस्क है उसे कहीं ना कहीं मिटिगेट कर रखा है। अब जरा हम बीपीसीएल की बात करते हैं कि उनका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है। आधा साइज है रिफाइनिंग की जहां तक बात है, लेकिन अगर आप ईएनपी की बात करेंगे तो आपको बराबरी नजर आएगी। देखिए इनके पास भी 20 तेल गैस ब्लॉक्स का पोर्टफोलियो है। 7 देशों में इन्होंने अपना जो एक्सपोजर है वो बना रखा है ईएनपी की जहां तक बात है, या तो फिर तेल गैस एक्सप्लोरेशन की अगर हम बात करें। भारत में अगर आप देखें तो कंपनी के पास 9 तेल गैस ब्लॉक्स में हिस्सेदारी है जहां से इनको इक्विटी इंटरेस्ट आता है। साथ ही साथ विदेशों में अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे देश हैं जिसमें मोजाम्बिक, ब्राजील, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, आबू धाबी, कुछ और भी ऐसे देश हैं जहां पे कुल मिलाकर 8 तेल गैस ब्लॉक्स हैं जहां पे इनके पास हिस्सेदारी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इन कंपनियों ने न केवल रिफाइनिंग और तेल मार्केटिंग पे फोकस किया है, तेल गैस का जो एक्सप्लोरेशन है यानी कि तेल गैस का जो उत्पादन है वहां पे भी इन्होंने एक्सपोजर ले रखा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए अपने कारोबार को काफी हद तक इन्होंने डाइवर्सिफाई कर रखा है। ये तो बात होगी पास्ट की कि इन्होंने अपना कारोबार कैसे लगा रखा है, लेकिन अब बात करते हैं आगे की तैयारी किस तरह की, यानी कि
आगे अपना जो कारोबार है उसको कैसे बढ़ाया जाएगा। देखिए, सरकार की ओर से भी इनको हिदायतें हैं कि जिस तरह से ईवी के ऊपर फोकस बढ़ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री लगातार देश में बढ़ रही है, अब पूरा जो फोकस है सरकार का भी और इन कंपनियों का भी उसी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और इन कंपनियों के जो कमेंट्स आते रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, उससे आपको इस चीज का पता चलेगा भी। आईओसी की जहां तक बात है तो इनके खुद के जो पेट्रोल पंप्स है, जो हमने देखा था 34,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स हैं, वहां पर ये 2,500 से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी लगा चुके हैं। वित्त वर्ष 2023 तक ये कह रहे हैं कि 2,500 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का इनका लक्ष्य है। नंबर क्या आता है, जो नतीजे आएंगे उसमें पता चल जाएगा। लेकिन 2046 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन। कार्बन एमिशन का ये है कि ये जो क्रूड प्रोसेस करते हैं उसमें कार्बन होता है, जब भी वो जलता है, चाहे पेट्रोल या डीजल एज ए ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो कार्बन का विसर्जन होता है। तो कार्बन का जो एमिशन है उसे रोकने के लिए जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर पूरी इंडस्ट्री मूव कर रही है, और उसी की तरफ ही इनका भी कहीं ना कहीं कारोबार रुझान आपको साफ तौर पे नजर आएगा। 2046, अभी हम 2023 में खड़े हैं, तो अगले 20 से 22 साल या 23 साल की अगर हम बात करें, वहां तक जाते जाते पूरी तरह से कार्बन पर जो डिपेंडेंस है ये खत्म करना चाहते हैं। तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि अगले 20 से 25 साल में इनका जो कारोबार है उसमें किस तरह का एक शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, और उसके लिए कंपनियां पहले से ही तैयार होती हुई दिखी हैं। तो ये तो बात हुई आईओसी की। अब बीपीसीएल की भी तैयारी की बात करते हैं कि बीपीसीएल ने किस तरह की तैयारी कर रखी है। 7,000 पेट्रोल पंप्स पर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने पर काम जारी है, यानी कि आप देखेंगे ईएनपी के केस में बीपीसीएल आईओसी के आगे था। आगे की तैयारी में भी अगर आप देखें तो बीपीसीएल कहीं ना कहीं आईओसी को पछाड़ता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने 2,500 चार्जिंग स्टेशन लगाने की बात करी है। बीपीसीएल 7,000 पेट्रोल पंप्स पर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने पर पहले से ही कार्यरत है, वहां पे कामकाज चल रहा है। दक्षिण भारत के 3 राज्यों में 15 हाईवे पर 19 ईवी चार्जिंग कॉरिडोर लॉन्च किए जा चुके हैं, और इसी तरह महाराष्ट्र में भी 24 ईवी चार्जिंग कॉरिडोर लॉन्च करने की घोषणा भी बीपीसीएल से हो चुकी है। यानी कि अगर आप कारोबार को डाइवर्सिफाई करने की या तो फिर एक्सपैंड करने की अगर हम बात करें, तो आईओसी के मुकाबले आपको बीपीसीएल ज़्यादा प्रोएक्टिव, ज़्यादा तैयार नजर आएगी। तो उस लिहाज से देखा जाए, हमने आपको कारोबार भी बता दिया और आगे की तैयारी भी बता दी। अब जरा अगले पैरामीटर की ओर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह का है। इन दोनों कंपनियों में प्रमोटर अगर आप देखेंगे तो सरकार है। प्रमोटर का 50% से ज्यादा हिस्सा आपको दोनों कंपनियों में नजर आएगा। 51.5% आप देखिए सरकार का हिस्सा है। घरेलू संस्थागत निवेशक 12%, विदेशी निवेशक करीब 7% के आसपास। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के पास अगर आप देखेंगे, थोड़ा हैरान करने वाली बात है कि ये दोनों भी सरकारी कंपनियां हैं। जब मैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था तो उसमें मुझे नजर आया कि इन दोनों कंपनियों के पास करीब 20% के आसपास की हिस्सेदारी आपको नजर आएगी। राज्य सरकार के पास हल्का सा स्टेक है, और पब्लिक के पास यानी कि जो छोटे शेयर धारक होते हैं उनके पास आईओसी का आपको 10% के आसपास का हिस्सा नजर आएगा। 78 साढ़े 78 रुपये के आसपास की आपको क्लोजिंग नजर आएगी। तो उसके बेसिस पे देखा जाए, इनका जो टिकट साइज यानी कि जो शेयर का प्राइस है बीपीसीएल के मुकाबले छोटा है, जिस वजह से शायद शेयर होल्डर्स की जो मात्रा है, जो छोटे शेयर होल्डर्स की मात्रा है, जो पब्लिक शेयर होल्डर्स होते हैं, वो आपको बीपीसीएल के मुकाबले ज्यादा नजर आए। अब जरा बीपीसीएल के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। बीपीसीएल में भी आप देखें तो सरकार का 50% से ज्यादा हिस्सा है। घरेलू संस्थागत निवेशक यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हिस्सा होल्ड करते, 22.5% के आसपास। विदेशी निवेशक 12.5%। राज्य सरकारों के पास 1% है। कर्मचारी ट्रस्ट के पास छोटा हिस्सा है, और पब्लिक के पास भी हूबहू आप देखिए 10.5% के आसपास की ही हिस्सेदारी है। बावजूद इसके कि आईओसी का टिकट साइज छोटा है, शेयर का प्राइस कम है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए बीपीसीएल जो कि 350 रुपये के आसपास का प्राइस है, उसमें भी पब्लिक शेयर होल्डर यानी कि जो छोटे निवेशक हैं, जो 2 लाख से कम होल्डिंग रखते हैं, उनकी अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो 10.5% के आसपास की आपको नजर आएगी। ये जो आप 53% स्टेक सरकार का देख रहे हैं, यही वो हिस्सेदारी है जो कि सरकार पूरी तरह से ऑफलोड करना चाहती थी, बेचना चाहती थी, और इस कंपनी का निजीकरण करना चाहती थी, जिस वजह से हमने देखा था एक समय स्टॉक 450-500 रुपए के आसपास भी ट्रेड करता था। लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे 350 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है, यानी कि हायर लेवल से ये स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। अब जरा अगले पैरामीटर की ओर बढ़ते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो हमने समझ लिया कि किस तरह का है। वित्तीय प्रदर्शन किस तरह का? वित्तीय प्रदर्शन से आपको इस चीज का आइडिया लगेगा कि इन कंपनियों की बैलेंस शीट किस तरह की है, और इनकी जो इनकम स्टेटमेंट यानी कि जो पीएनएल स्टेटमेंट होती है, मुनाफा आय किस तरह से इन कंपनियों की ग्रो करी है। देखिए, इन कंपनियों का जैसे मैंने कहा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है, पूंजी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आईओसी क्योंकि स्केल बहुत बड़ा है, 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आपको डेट यानी कर्ज नजर आएगा। जहां तक बीपीसीएल की बात है तो 25,000 करोड़ रुपए से कम का कर्ज आपको यहां पे नजर आएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो हालांकि कंफर्टेबल है, दोनों के केस में आईओसी का कर्ज ज्यादा है, फिर भी डेट टू इक्विटी जो कि 1 का पैमाना होता है किसी भी आइडियल कंपनी के लिए डेट टू इक्विटी रेशियो का, उसके नीचे ही है, और बीपीसीएल के केस में ये आधा गुना से आपको कम नजर आएगा। मुनाफे की ग्रोथ की जहां तक बात है,
आईओसी में आप देखेंगे पिछले 5 साल का जो औसत मुनाफे की ग्रोथ रेट है वो करीब 5% के आसपास की आपको नजर आएगी। जहां तक बीपीसीएल की बात है तो 1.8% की ही ग्रोथ यहां पे देखने को मिली है। पेट्रोल डीजल की कीमतें ना बढ़ा पाना या क्रूड की कीमतों में इजाफा, अगर ये वैसे इवेंट से गुजरते हैं तो जाहिर सी बात है इनको घाटे भी झेलने पड़ते हैं, जिस वजह से इनकी जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो आपको कम नजर आएगी। लेकिन एक पॉइंट जो कि दोनों कंपनियों में हाईलाइट करने वाली बात है वो है डिविडेंड्स, क्योंकि ये सरकारी कंपनियां हैं तो बड़े डिविडेंड्स की घोषणा इनकी ओर से की जाती है, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं पैसा पहुंच सके। तो उस लिहाज से आईओसी, क्योंकि शेयर का प्राइस भी कम है, 11.25% के आसपास की डिविडेंड डील आपको यहां पे नजर आएगी। बीपीसीएल के केस में एक समय इन्होंने 58 रुपए का एक स्पेशल डिविडेंड की भी घोषणा की थी, लेकिन क्योंकि इनका शेयर प्राइस ज़्यादा है तो आपको जो डिविडेंड यील्ड है वो 4.5% के आसपास की नजर आएगी। लेकिन फिर भी बाकी कई कंपनियों के मुकाबले देखा जाए तो ये आपको अट्रैक्टिव नजर आएगी। आरओई यानी कि अगर आप निवेश करते हैं तो उस पर रिटर्न किस तरह के आते हैं, आईओसी के केस में आप देखेंगे 15.25% है। आरओसीई यानी कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखेंगे तो 14% के आसपास का। लेकिन बीपीसीएल के केस में आप देखेंगे ये जो पैरामीटर्स हैं जो कि फंडामेंटल एनालिस्ट काफ़ी गौर से देखते हैं जब किसी कंपनी में निवेश किया जाता है, तो ये आईओसी के मुकाबले आपको बीपीसीएल के अच्छे नजर आएंगे। आरओई 24.5% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 18% के आसपास का नजर आएगा। तो भले ही आईओसी का आपको कर्ज ज़्यादा नजर आएगा लेकिन फिर भी डेट टू इक्विटी इनका कंफर्टेबल है। लेकिन हाँ, जो निवेश के पैरामीटर्स होते हैं जो फंडामेंटल एनालिस्ट ट्रैक करते हैं उसमें आपको बीपीसीएल आईओसी की तुलना में थोड़ा बेहतर नजर आएगा। तो ये तो बात हो गई वित्तीय प्रदर्शन की। अब जरा ये देखते हैं कि इन कंपनियों के जो शेयर हैं उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया है। हमने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो देख ली, लेकिन ये आपके सामने शेयरों का रिटर्न है। पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे तो कुछ खास इन कंपनियों ने नहीं किया है। हाँ, पिछले 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इन्होंने डिलीवर किए हैं। करीब 15% के आसपास के दोनों कंपनियों ने शेयर्स जो रिटर्न्स है वो डिलीवर किए हैं। जबकि ऑयल एंड गैस इंडेक्स जो कि बेंचमार्क है इन दोनों कंपनियों के लिए, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 महीने में भी नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिला है। एक साल में इन तीनों ने ही खराब प्रदर्शन किया है। आईओसी में ज़्यादा गिरावट है 7.5% की, बीपीसीएल के केस में 4.5% के आसपास की गिरावट है और तेल गैस इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल में 9% के आसपास गिरा है। 5 साल में अगर आप देखें तो तेल गैस इंडेक्स का परफॉर्मेंस आपको अच्छा नजर आएगा, 24% के आसपास है। लेकिन इन कंपनियों ने, क्योंकि इनका कारोबार जैसे मैंने कहा कि कभी सरकार की ओर से ऐसा डिसीजन आ गया कि ये पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ा पा रहे हैं, या तो फिर क्रूड की कीमतों में इतना उछाल आ गया कि इनके कारोबार में वैसे इनको घाटे होने लगे, तो उसका जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं ये जो रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था फरवरी 2022 में जिसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद क्रूड की कीमतों में बड़ा उछाल आता है वो देखा था। अगस्त के बाद भले ही $100 के ऊपर क्रूड नहीं गया है, लेकिन इस समय काफ़ी ज़्यादा इनको क्रूड की जो मार है वो झेलनी पड़ी थी, जिस वजह से आप देखेंगे इनके जो रिटर्न्स है वो आपको बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं नजर आएंगे। लेकिन हाँ, अधिकतम अवधि यानी कि जब से इनकी लिस्टिंग हुई है उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो आईओसी का जो शेयर है वो करीब 6.5 गुना के आसपास का रिटर्न दे चुका है और बीपीसीएल के केस में आप देखेंगे 18 गुना के आसपास की जो बढ़त है वो देखने को मिल चुकी है। जबकि इस दौरान अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो 19 गुना के आसपास के जो रिटर्न्स हैं वो आपको तेल गैस इंडेक्स में देखने को मिले हैं। तो रिटर्न्स के मामले में या तो पिछले एक साल में देखें तो कोई बहुत बड़ी तूफानी तेजी इन शेयरों में नहीं देखने को मिली है। तो उस लिहाज से देखा जाए, हमने आपको परफॉर्मेंस भी बता दिया कि फाइनेंशियली किस तरह से इन कंपनियों ने परफॉर्म किया है और इनके शेयरों ने किस तरह से परफॉर्म किया है। जब शेयरों के परफॉर्मेंस की बात चली है तो अगले पैरामीटर की ओर चलते हैं और अगले पैरामीटर में श्रीकांत जी के पास एक बार फिर से चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 5 साल में इन दोनों कंपनियों के लिए, चूंकि ये एक ही स्पेस में कारोबार करती हैं, तो सबसे अच्छा और सबसे खराब इवेंट कौन सा देखने को मिला है जिसने इन दोनों शेयरों पर ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। श्रीकांत सर, कई सारे पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो आपके हिसाब से एक खराब और एक अच्छा इवेंट जो कि इन दोनों कंपनियों को सबसे ज्यादा जिसने इम्पैक्ट किया है। बिल्कुल। तो देखिए, अगर जो पॉजिटिव इवेंट था वही निगेटिव टर्न हुआ है और इसी वजह से ये पर्टिकुलर सेक्टर में हमने इतनी बड़ी तेजी नहीं देखी एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स या अदर स्टॉक्स। सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक ट्रिगर था इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए या इन स्टॉक्स के लिए वो यही था कि प्राइवेटाइजेशन का जो थीम था वो गवर्नमेंट की ये सोच थी कि यहाँ से हम इन कंपनीज को, जो अपने पास 3 बड़ी कंपनीज है जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, तो इन तीनों कंपनियों को साथ में रख के उसका जो एक एग्जैक्ट जो फायदा होना चाहिए इकोनॉमी को वो कम हो रहा था। उससे बेटर है कि वो किसी एक कंपनी को रिटेन करे और बाकी 2 कंपनीज को प्राइवेटाइज करे। तो ये एक ओवरऑल थीम चल रहा था। प्राइवेटाइजेशन स्टोरी के पीछे एचपीसीएल, बीपीसीएल एक काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स थे जिनके ऊपर काफी सारा टॉक भी चल रहा था और इनफैक्ट कई बार आपने देखा भी होगा कि पिछले 1.5-2 साल में और 3 साल में अगर सबसे बड़ा अगर किसी के ऊपर अगर फोकस था वो था बीपीसीएल की, जहाँ पे
एक काफी क्लैरिटी आ चुकी थी कि शायद इसमें प्राइवेटाइजेशन हो ही जाएगा, लेकिन बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, बिकॉज ऑफ सडन राइज इन द क्रूड प्राइसेस, अचानक से ये जो थीम था वो डीरेल हो गया, और इसी वजह से हमने देखा कि इनमें प्राइस करेक्शन भी आ गया, और फिर उसके बाद हमने एक रेंज के अंदर इन सभी स्टॉक्स को ट्रेड करते हुए देखा। ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये इन कंपनियों के लिए पिछले 5 साल में देखा जाए तो सबसे खराब और सबसे अच्छे इवेंट्स की ये बातचीत हो गई। तो ये था छठा पैरामीटर जो कि श्रीकांत सर जिसके बारे में बातचीत कर रहे थे। अब जरा अगले पैरामीटर की ओर चलते हैं और समझते हैं कि इन कंपनियों पर ब्रोकर्स की क्या राय आ रही है, फिर उसके बाद वैल्यूएशन के ऊपर भी चलेंगे। ब्रोकर्स की जहां तक बात है तो आईओसी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो प्रभुदास लीलाधर इन्होंने सबसे ज़्यादा ₹125 का टारगेट दिया है। ₹78 के आसपास की हमने क्लोजिंग देखी थी 26 अप्रैल को। वहां से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ऊपर के टारगेट हैं। सभी ब्रोकर्स के अगर आप टारगेट देखेंगे तो ₹80 से लेकर ₹92 के बीच में है, जबकि प्रभुदास लीलाधर के टारगेट्स आप देखिए ₹125 के। सबसे ज्यादा बुलिश आपको प्रभुदास लीलाधर ही नजर आएंगे। 59% के आसपास की अपसाइड आपको वहां से नजर आएगी। अपसाइड मतलब कि जो 26 अप्रैल की क्लोजिंग है और जिस तरह के टारगेट हैं उसका जो अंतर है वो करीब 59% के आसपास का है। शेर खान ने ₹92, आईसीआईसी डायरेक्ट ने ₹90, एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने ऐड की राय दी है ₹87 के टारगेट के साथ। जियोजीत बीएनपी पारिबा तो होल्ड करने की राय दे रहे हैं, ₹86 का टारगेट है। और कोटक सिक्योरिटीज जिसको श्रीकांत सर ही रिप्रेजेंट करते हैं, रिड्यूस की राय है और ₹80 का टारगेट दे रहे हैं। ₹78 की क्लोजिंग है, यानी कि कोटक सिक्योरिटीज केवल 2% के आसपास की अपसाइड यहां पे एक्सपेक्ट करके चल रहा है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब जरा बीपीसीएल की बात करते हैं कि बीपीसीएल पर ब्रोकर्स की क्या राय है, वहां पर कितनी अपसाइड की गुंजाइश ब्रोकर्स को नजर आती है। प्रभुदास लीलाधर की रिपोर्ट बीपीसीएल पे भी है, उन्होंने खरीदारी करने की राय दी है ₹420, यानी कि सबसे ऊंचा टारगेट बीपीसीएल पर भी प्रभुदास लीलाधर का ही है। 20% के आसपास की अपसाइड यहां पे है। शेर खान और एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने भी खरीदारी की राय दी है। आईसीआईसी डायरेक्ट होल्ड करने की राय दे रही है, ₹380 का टारगेट है। और कोटक सिक्योरिटीज देखिए यहां पे भी बेचने की राय वो दे रहे हैं, ₹315 का लक्ष्य है, यानी कि आईओसी में तो फिर भी 1-2% के आसपास की अपसाइड थी, लेकिन छोटी अवधि में बीपीसीएल को बेच के चलें, ऐसा कोटक सिक्योरिटीज का मानना है। करीब 10% के आसपास की गिरावट यहां पे देखने को मिल सकती है, जो 26 अप्रैल की क्लोजिंग है उसके हिसाब से। एक बार जरा वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, फिर मैं वापस श्रीकांत सर के पास चलूंगा और उनसे राय जानूंगा कि आखिर क्यों ये बिकवाली की राय दे रहे हैं और किसको चुनना चाहिए अगर खरीदारी करनी है। वैल्यूएशन की जहां तक बात है तो आप देखेंगे वित्त वर्ष 2024 यानी कि जो मौजूदा वित्त वर्ष है जब वो खत्म होगा उसको लेके क्या अनुमान है, उसके बेसिस पे आईओसी का जो पी रेशो है वो 5.6 गुना है। वित्त वर्ष 2025 यानी अगले वित्त वर्ष के हिसाब से आईओसी का शेयर करीब 5.25 गुना के पी मल्टीपल पर आपको नजर आएगा, जबकि बीपीसीएल के वैल्यूएशन आपको इन दोनों, अगर आप FY24 और FY25 की बात करें तो आईओसी के मुकाबले महंगे नजर आएंगे। 8 गुना से लेकर 9.5 गुना के आसपास की जो पी मल्टीपल्स है वो आपको बीपीसीएल के नजर आएंगे। एक और पैरामीटर भी देखें ईवी बाय बिड्डा बेसिस पे भी, तो आपको आईओसी का जो शेयर है 7.5 गुना के ईवी बिड्डा पे नजर आएगा, जबकि बीपीसीएल के केस में देखेंगे 2 गुना से ज्यादा यहां पे भी आपको वैल्यूएशन नजर आएंगे 17.6 गुना के। तो उस लिहाज से एक वैल्यूएशन के लिहाज से तो समझ आ ही रहा है कि आखिर बीपीसीएल पे क्यों बिकवाली की राय दे रहे हैं कोटक सिक्योरिटीज, और आईओसी को रिड्यूस करने की बात की गई है। ₹80 के आसपास का टारगेट जो है वो आईओसी के ऊपर कोटक सिक्योरिटीज दे चुका है। अब जरा वापस श्रीकांत सर के पास चलते हैं। सर, इस मुकाबले के नतीजे की ओर बढ़ने का जो वक्त है वो आ चुका है, और मैंने आपकी रिपोर्टें तो पहले ही देख ली थी, आप दोनों ही शेयरों पर बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। फिर भी सर, कोई लंबी अवधि के नजरिए हिसाब से कोई ऐसी गुंजाइश बचती है कि इन दोनों में से किसी एक शेयर को चुना जाए? आपका क्या फैसला होगा, आईओसी के साथ जाना चाहेंगे या बीपीसीएल के साथ? वैसे तो देखिए दोनों पे हमारी सेल की राय रिकमेंडेशन है, क्योंकि यानी कि बीपीसीएल को सेल करना है, आईओसी को रिड्यूस करना है, बिकॉज आईओसी इज वेरी क्लोज टू इट्स फेयर वैल्यू प्राइस। तो हमें लगता है कि इवेंचुअली अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में, यानी कि यहाँ से 6 से 12 महीने में इनमें शायद बड़े रिटर्न्स ना बने, ठीक है, और ये जो अनसर्टेनिटीज है वो बनी रहेगी। बट ओवर द पीरियड अगर यहाँ से मुझे 3 से 5 साल का अगर नजरिया रखना है तो मुझे लगता है कि इन दोनों स्टॉक्स में काफी बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इन दोनों में से अगर मेरी पर्सनल मैं अगर राय रखूंगा तो मुझे लगता है आईओसी के साथ जाना चाहिए। ठीक है सर, आपकी पसंद आईओसी है बीपीसीएल के मुकाबले, वो आपकी जो रिपोर्ट्स है उसमें भी कहीं ना कहीं नजर आ गई। लेकिन अगर आईओसी को चुनना ही है तो क्या नजरिया होना चाहिए और किस तरह के टारगेट्स आप सोचना चाहेंगे आईओसी के लिए? 3 से 5 साल का अगर नजरिया होगा तो मुझे लगता है कम से कम यहाँ पे एक
50 से 60% के रिटर्न्स बन सकते हैं, जो डिसेंट रिटर्न्स कह सकते हैं एक साइक्लिकल इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स है। और अगर इनमें अगर शायद प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट की अगर स्टोरी चल जाए तो मुझे लगता है कि उसका बेनिफिट भी इसको मिल सकता है। ठीक है, तो 50% की अपसाइड लंबी अवधि में आईओसी के स्टॉक में देखने को मिल सकती है। सर, आपसे मैं विदा लूं उससे पहले कोई डिस्क्लोजर जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, तो देखिए ये जो कंपनीज है वो काफ़ी लाइमलाइट में रहती है और हमने हमारे जो व्यूज़ है वो हमने हमारे कंपनीज के जो ग्रुप कंपनीज है उनके साथ शेयर किया है, हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर किया है। तो शायद उनके पास पोजीशंस हो ना हो, उन्होंने पोजीशंस कम की हो, ये हो सकता है, लेकिन पर्सनली मेरे अकाउंट में इन दोनों स्टॉक्स में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। ठीक है, तो क्लाइंट्स के पास पोजीशंस हो सकती हैं। श्रीकांत सर, आज आप हमारे साथ जुड़े, आईओसी बीपीसीएल दोनों के बारे में आपने बातचीत करी, हमें कुछ अच्छे बुरे इवेंट्स के बारे में बताया, इनके जो स्टॉक परफॉर्मेंस है उसकी भी बातचीत करी। आपने अपना समय दिया मनी 9 को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। माय प्लेजर, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए, तो एक बार नतीजा आपके सामने रख देते हैं कि आज का जो मुकाबला हुआ है उसमें फैसला क्या निकल के सामने आया है। श्रीकांत सर के साथ जो हमारी बातचीत हुई और जो पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें वैल्यूएशंस हो, ब्रोकर्स की राय हो, वित्तीय प्रदर्शन किस तरह का रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह का है, क्या कारोबार है, कितना स्केल है, आगे की क्या तैयारी है, उसके बेसिस पर श्रीकांत सर ने जो हमें बताया वो ये कह रहे हैं कि बीपीसीएल के मुकाबले आईओसी में निवेश ज़्यादा बेहतर है। हालांकि वो छोटी अवधि में तो दोनों कंपनियों पर नेगेटिव हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि अगर आप लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं, जब लंबी अवधि की बात चली है तो उनका कहना है कि कम से कम 3 से 5 साल का नजरिया अगर आप रखते हैं तो आईओसी में अगर आप निवेश करते हैं तो यहां से 50% तक के जो रिटर्न है वो आपको आईओसी के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी अगर आप देखें तो उसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो भी 10% से ज़्यादा की। अगर आप इस स्टॉक को 3 से 5 साल के लिए होल्ड करते हैं तो डिविडेंड से भी आपकी जितनी कैपिटल आपने लगा रखी है वहां से करीब 10% के आसपास की कमाई आपको देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के लंबी अवधि के लिए आज के मुकाबले का जो विजेता है वो आईओसी है, जिसको आपको लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है। इसी के साथ स्टॉक्स मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये शो पसंद आया होगा और इन दोनों कंपनियों के बीच हुए आज के मुकाबले के से नजरिया बनाने में, निवेश की रणनीति बनाने में आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं आपको स्टॉक्स मुकाबला के अगले एपिसोड में एक और सेक्टर की 2 मजबूत कंपनियों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार। लेकिन इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, चलते चलते इन दोनों शेयरों के जो मैक्सिमम ड्यूरेशन में यानी कि अधिकतम अवधि में परफॉर्मेंस किस तरह का रहा है उसके जो चार्ट्स हैं वो आपको दिखाते हैं, एक बार नजर डाल लीजिए।